हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मैथमेटिकल टेंजेंट पर। तो आज हम करने वाले हैं सेकंड नंबर की वीडियो है ये हमारी एमसीक्यू सीरीज की, और जिसमें हम सीबीएसई बोर्ड पेपर सॉल्यूशन 2020, जी हाँ 2020 में जो 1 मार्क के क्वेश्चंस आए थे उन्हें आज हम समझेंगे। ठीक है। बेसिकली इस सीरीज का मतलब यही है कि हम ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर पाए, स्पेशली जो 1 मार्क वाले क्वेश्चन है एमसीक्यू टाइप। चलिए यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं, ये सेट 1 है और ये कोड नंबर दिया हुआ है उस पेपर का जिसे हम आज सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। On dividing a polynomial this by this and remainder are find to be this and this, the polynomial is। देखिए क्योंकि ये 2020 का पेपर है 2020 का, और इस बार जो बुक्स आई हैं वो डिलीशन के साथ आई हैं, तो एक दो क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो डिलीटेड सिलेबस के हैं तो वो हम नहीं करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन जो है ये डिलीटेड सिलेबस में से है तो हम इसे नहीं करेंगे, हम इसे छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं क्योंकि अब ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। इन फिगर 1, ओके ठीक है, तो बोला जा रहा है इन फिगर 1 ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल राइट एंगल्ड एट C देयरफॉर। देखिए ये भी डिलीटेड सिलेबस का पार्ट है, पाइथागोरस थ्योरम पहले ट्राइंगल्स चैप्टर में होती थी, अब हमें ये नहीं करनी। बस ये दो क्वेश्चन है ऐसे जो डिलीटेड है, तो इसे भी हम छोड़कर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, जी हाँ, द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस एंड दिस। बोला जा रहा है कि एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट है जरूर, तो पहले इस तरह से देखिए बात हो रही है, यहां पर है हमारी एक्स एक्सिस। अब इस पर कहीं कोई पॉइंट है जो इन दो पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है, और हमें बताना है कि इन चारों में से वो कौन सा पॉइंट है। देखिए अगर आप ध्यान से देखें तो ये दोनों के दोनों पॉइंट्स का y कोऑर्डिनेट 0 है। इट मींस ये श्योर है कि ये दोनों ही पॉइंट्स x एक्सिस के ऊपर ही लाई कर रहे हैं, यानी ये जो पॉइंट है जिसके हमें कोऑर्डिनेट्स बताने हैं ये तो x एक्सिस पर है ही, और ये जो दोनों पॉइंट्स है ये भी x एक्सिस पर ही है। इट मींस ये पॉजिटिव वाला जो पॉइंट है वो जरूर इस p पॉइंट के राइट साइड होगा, कुछ इस तरह से 10,0, और जहां पर ये हमें नेगेटिव एक्स कोऑर्डिनेट नजर आ रहा है ये जरूर इस P के लेफ्ट में होगा -4,0, तभी ये जो पॉइंट है वो इन दोनों पॉइंट्स से इक्वल डिस्टेंस पर बनेगा। अब ध्यान से सुनिए, अब हमें इस P के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं कि इस P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। अब क्योंकि P जो है वो A और B से इक्वल डिस्टेंस पर है, तो और तीनों एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं, तो हम ये भी कह सकते हैं कि P जो है वो इस AB लाइन का मिड पॉइंट है, और मुझे इस P के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं तो हम यहां पर यूज करेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला के लिए मेरे x1 y1 हम मान लेते हैं A के कोऑर्डिनेट्स को, और x2 y2 मान लेते हैं b के कोऑर्डिनेट्स को, और ये है जो p के कोऑर्डिनेट्स हैं x और y। तो स्टार्ट करते हैं। हमें पता है मिड पॉइंट फॉर्मूले से x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, और यही y कोऑर्डिनेट इक्वल टू होगा y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो वैल्यूज पुट कीजिए, -4 प्लस 10 अपॉन 2। अब क्योंकि ये पॉइंट P x एक्सिस के ऊपर है तो ये तो श्योर है कि आप y कोऑर्डिनेट 0 ही आने वाला है यहाँ पर। बस हमें x को सॉल्व करना है, माइनस प्लस माइनस, 10 में से 4 माइनस किया 6 अपॉन 2, और आंसर आ गया 3। इट मींस हमारा जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, जहां x कोऑर्डिनेट 3 और y कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का 0 होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हाँ जी, अच्छा हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 पर जाने से पहले और देखिए, क्योंकि 2020 का पेपर है तो वहां पर इंटरनल चॉइस एमसीक्यू में भी दी जाती थी, जैसे हम देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन 3 में और करके भी एक क्वेश्चन दिया है। और मैं आपको बता दूं इस सीरीज का मोटिव है कि आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाना, मैक्सिमम
जो भी सीबीएसई पिछले सालों में पूछ चुकी है, क्योंकि सिर्फ हमें वो क्वेश्चंस नहीं करने जो अभी 2023 वाले एग्जाम में पूछे थे, बल्कि हमें उन क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करनी है जो पुराने हैं, है ना, और जो चैप्टर्स आपके सिलेबस में आ रहे हैं, क्योंकि जितने ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेहतर रहेगा। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला है, द सेंटर ऑफ अ सर्कल हुज एंड पॉइंट्स ऑफ अ डायमीटर आर दिस एंड दिस। हमें बताना है कि उस सर्कल का सेंटर क्या होगा। देखिए इस तरह से बनाइए, हमें इस सर्कल का सेंटर बताना है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। अगर डायामीटर के कोऑर्डिनेट्स दे दिए हमें पता है अगर ए बी डायामीटर है तो वो सेंटर से पास होगी, ठीक है। और इसके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं -6,3 और बी के कोऑर्डिनेट्स है 6,4। ओ के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं तो इसे मैं एक्स वाई मान लेती हूँ। अगेन ओ जो है वो इस ए बी के लिए मिड पॉइंट का काम करेगा। क्यों? क्योंकि ये जो ए ओ और ओ बी है ये रेडियस है और रेडियस आपस में इक्वल होती हैं, तो इसका मतलब ओ जरूर मिड पॉइंट है। तो इन्हें हम x1 y1 ले लेते हैं, ए के कोऑर्डिनेट्स को, बी के कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 और यूज कर लेते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला हमारा जो x कोऑर्डिनेट होगा वो होगा x1 प्लस y1 अपॉन 2 और y कोऑर्डिनेट होगा y1 प्लस y2 अपॉन 2। अब वैल्यूज पुट करते हैं, x1 हमें नजर आ रहा है -6, x2 6 अपॉन 2, -6 प्लस 6 0 अपॉन 2 इक्वल टू 0। आपको फर्दर सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम देख पा रहे हैं सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है जहां पर x कोऑर्डिनेट 0 है। तो एमसीक्यू में अगेन आप कैसे कर रहे हैं डजंट मैटर, मैटर करता है आपने आंसर शीट पे आंसर कौन सा ऑप्शन लिखा है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बट आपके लिए मैं इसे फर्दर सॉल्व कर कर दिखा देती हूँ y कोऑर्डिनेट भी, क्योंकि हम यहाँ पर सीखने के लिए हैं। जहां पर छोटी छोटी बातें हैं वो मैं आपको बताती रहूंगी। y1 देख पा रहे हैं 3 है और y2 4 है अपॉन 2, 3 प्लस 4 7/2। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हाँ जी, द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज इक्वल रूट्स। देखिए ऐसा क्वेश्चन तो ये जरूर एमसीक्यू में पूछते हैं कि k की किस वैल्यू पर ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके इक्वल रूट्स होंगे। अगर इसके इक्वल रूट्स हैं, यहां पर बोला जा रहा है कि इसके इक्वल रूट्स हैं, इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट की जरूर वैल्यू इक्वल टू 0 होगी। अब डिस्क्रिमिनेंट हम कैसे डिफाइन करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहां पर कोई भी अगर मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो हम बोल सकते हैं जब आप कंपेयर करोगे कि ए जो है वो एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर है दैट इज 2 है, बी एक्स के साथ वाला नंबर यहाँ पर की जिसकी हमें वैल्यू निकालनी है, और सी जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है जो यहाँ पर 2 है। अब यहाँ वैल्यूज पुट करते हैं, के स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 0। सो के स्क्वायर माइनस 4 2 8 2 16 इक्वल्स टू 0। अब आपको जल्दबाजी नहीं करनी। देखिए यहाँ पर आइडेंटिटी लग रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं, एक बार दोनों प्लस एक बार दोनों माइनस इक्वल टू 0। इसका मतलब यहां से हम बोल सकते हैं कि या तो k प्लस 4 इक्वल टू 0 है या फिर k माइनस 4 इक्वल टू 0 होगा, तभी इनका प्रोडक्ट 0 आएगा। तो हमें k की दो वैल्यूज देख पा रहे हैं, एक वैल्यू -4 है और एक वैल्यू हमारी +4 है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी +-4 की ये दोनों वैल्यूज यहाँ पर पॉसिबल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट एन एपी। इनमें से कौन एपी नहीं है। अगर हमें ये चेक करना होता है कि कौन एपी है या कौन एपी नहीं है तो हमें कॉमन डिफरेंस के लिए चेक करना है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है जितनी भी टर्म्स दी हैं उनके लिए, तो वो जो भी सीक्वेंस दी है वो एपी होगी, अदरवाइज नहीं।
जैसे ए पार्ट में हमें दिया हुआ है -1.2, 0.8, 2.8 एंड सो ऑन। तो पहले हम इन दोनों से डी निकालेंगे कॉमन डिफरेंस, तो ये हो जाएगा A2 माइनस A1, 0.8 माइनस माइनस 1.2, सो 0.8 प्लस 1.2, और जब इन दोनों को प्लस करेंगे 2.0। अगर यहां से भी डी निकालने पर 2.0 आ रहा है, इट मींस ये एपी है, अदरवाइज नहीं। ए डी कैसे निकाला जाता है, कोई भी लगातार आने वाली दो टर्म उठाइए और आपने जो टर्म लिए उससे पहले वाली उसमें से माइनस होगी, ठीक है जी। तो 2.8 में से 0.8 माइनस करने पर 2.0 ही आ रहा है, इट मींस पहली वाली तो एपी है। अब रैंडमली उठाते हैं, ऐसे सीक्वेंस में नहीं, तो ऐसा करते हैं, अब डी चेक करते हैं, डी ऑप्शन के लिए। तो 4/3, सॉरी, डी ऑप्शन में हमें दिया हुआ है -1/5, -2/5, -3/5 एंड सो ऑन। तो जब माइनस करेंगे, पहले इन दोनों के लिए फाइंड आउट करते हैं डी, तो -2/5 माइनस -1/5, ये हमारा हो जाएगा -2/5 प्लस 1/5, एलसीएम लेंगे 5, माइनस प्लस माइनस तो -1/5। अब इन दोनों के लिए फटाफट से डी निकालते हैं, तो -3/5 माइनस -2/5, और यहाँ पर एलसीएम अगेन 5 -3 माइनस माइनस प्लस 2, तो ये भी -1/5, यानी ये भी एपी है, तो ये भी आंसर नहीं है। अब सी ऑप्शन के लिए चेक करते हैं। सो 4/3 माइनस, सॉरी, यहाँ पर हमारा हो जाएगा, हाँ, एपी हमें दिख पा रही है, दी हुई है सी पार्ट में बेसिकली 4/3, 7/3, 9/3 एंड 12/3। तो पहले इन दोनों में से डी निकालते हैं, तो जब डी हम निकालेंगे 7/3 माइनस 4/3 हो जाएगा हमारा एलसीएम 3, तो 7 माइनस 4, 3/3, डी आ चुका है 1। अब इन दोनों से डी निकालिए, तो जब हम सेकंड और थर्ड टर्म से निकालेंगे 9/3 माइनस 7/3, एलसीएम 3, 9 माइनस 3, सॉरी 9 माइनस 7, 2/3, और हम देख पा रहे हैं यहां पर कॉमन डिफरेंस डिफरेंट आ चुका है। इसका मतलब कि आंसर ऑप्शन सी है, ये एपी नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिस एंड दिस। पूछा जा रहा है कि इन चारों में से ये जो आपको पेयर ऑफ या सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया है वो क्या होगा, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट विद वन सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट विद मैनी सॉल्यूशंस। देखिए एक बात बोलूं आपसे, जब उसने बोला है कंसिस्टेंट वर्ड, इसका मतलब, देखिए पहले मैं आपको बताती हूँ, कोई भी पेयर जो है लीनियर इक्वेशन का, ठीक है, वो या तो कंसिस्टेंट होता है या फिर इनकंसिस्टेंट होता है, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। कंसिस्टेंट तब होता है जब या तो ग्राफ यानी दोनों लाइंस इंटरसेक्टिंग है, इंटरसेक्टिंग का मतलब केवल एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है उस पेयर का, या फिर जो हमारी लाइंस है, ग्राफ पर जो लाइंस बनेंगी वो कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट का मतलब है एक के ऊपर एक लाइन बन रही है। इट मींस ऐसे केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, या कह लीजिए मैनी सॉल्यूशन होते हैं। तो जब इसने क्वेश्चन में इन कंसिस्टेंट वर्ड यूज कर लिया, तो ये तो अपने आप में इसके अंदर समा चुके हैं। इट मींस ये तीनों ही आंसर नहीं है, तीनों ही वेग ऑप्शन है। आंसर होगा इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट तब एग्जिस्ट करता है सॉल्यूशन, मतलब इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस हमारी तब होती हैं जब सॉल्यूशन ही एग्जिस्ट नहीं करता, और ये वो केस होता है जब दोनों लाइंस पैरेलल जा रही होती हैं, इनमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होता। और इसके लिए जो रेशियो होती है वो A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 होता है। अब यहां पर आपको मैं वेरीफाई करके दिखा देती हूँ, वैसे ये क्वेश्चन ऑप्शन से ही हो रहा था, क्योंकि कंसिस्टेंट देने के बाद या तो ये दोनों ना देता, या फिर अगर ये दो दे रहा था तो कंसिस्टेंट वो ना देता, क्योंकि कंसिस्टेंट में ही दोनों समाये हुए हैं। ठीक है, तो आंसर इनकंसिस्टेंट ही होना था। बाकी अभी देख लेते हैं A1 के लिए,
पहले हम इस इक्वेशन को देखिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं पूरा एलसीएम लेकर। तो यहाँ पर एलसीएम जो है वो 6 आएगा, ये हो जाएगा 9x प्लस 10y इज इक्वल टू 7। सो फाइनली इक्वेशन हुई 9x प्लस 10y इज इक्वल टू 7 6 इज 42। और दूसरी इक्वेशन है 9x प्लस 10y इक्वल टू 14। तो हम यहीं पर देख पा रहे हैं A1 और A2 का रेशो 1 आएगा, B1 और B2 का रेशो भी 1 आएगा, यानी ये दोनों रेशो सेम है, बट C1 और C2 का रेशो 1 नहीं 3:1 आएगा, और ये सेम नहीं आ रहा, तो ये लाइन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनकंसिस्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, ये आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी, देखिए इन एमसीक्यू का फायदा तभी है जब आपको आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है, आप वीडियो को देखिए, पॉज कीजिए, पहले खुद से ट्राई कीजिए। अगर खुद से क्वेश्चन हो रहा है वेरी गुड, अगर नहीं हो रहा तो भी कोई बात नहीं, फिर आप वीडियो को रिज्यूम करके दोबारा देखिए और आपको सीखने को ही मिलेगा, लेकिन खुद ट्राई करना जरूरी है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, इन फिगर 2 बोला जा रहा है PQ इज द टेंजेंट टू द सर्कल विथ सेंटर O एट द पॉइंट B। ठीक है, PQ इस तरह से टेंजेंट है, B पॉइंट पर, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। ओके, अब एंगल AOB दे दिया 100 डिग्री, हमसे एंगल ABP पूछा जा रहा है, ये वाला। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ऐसे समझ लीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से है जो CBSE पूछती है। कुछ क्वेश्चंस होते हैं ना कि इन्हें पूछना ही पूछना है, मतलब 2023 में जितने भी सेट बने थे मोस्टली 90% सेट में ये क्वेश्चन आया था, और 2020 में भी हम देख पा रहे हैं, तो मुझे लग रहा है 2024 में भी ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो ध्यान से इसे समझते हैं, ये एंगल 100 डिग्री है। देखिए सबसे पहले क्या करना होता है, यहां पर हम देख पा रहे हैं थ्योरम अप्लाई होगी, क्योंकि OB जो है वो रेडियस है और ये हमारी टेंजेंट जा रही है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर जो रेडियस है वो परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट के। तो सबसे पहले ही OB परपेंडिकुलर होगी PQ के। रीजन क्या है, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसका मतलब एंगल जो आप देख पा रहे हैं ये वाला OBP, दिस वन, ये एंगल हो चुका है 90 डिग्री। तो यहां पर लिख देते हैं एंगल OBP इक्वल टू 90 डिग्री, नंबर 1 बात, ठीक है। अब जरा आप आ जाइए ट्राइंगल AOB में, ये कैसा ट्राइंगल है। देखिए जब हम इस ट्राइंगल को गौर से देखें तो ये जो AO साइड है और ये जो OB साइड है दोनों ही रेडियस है, और दोनों ही रेडियस है यानी आपस में इक्वल होंगी। तो यहां से हम सीधा बोल सकते हैं कि AO इज इक्वल टू OB, बिकॉज दोनों रेडियस है तो आपस में इक्वल होनी बनती है। अगर ये दोनों रेडियस है तो यानी इस ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल है, इट मींस इनके जो अपोजिट एंगल है, एंगल OAB, दिस वन, ये जो एंगल है OAB ये इक्वल होगा एंगल OBA के। तो यहां पर मैं यही बात लिख रही हूं, एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OBA, और तुरंत इसके बाद हम लगा देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी कि ये जो तीनों एंगल्स हम इस ट्राइंगल में देख पा रहे हैं जरूर इनका सम होगा 180 डिग्री, जो कि एंगल सम प्रॉपर्टी होती है। ये 100 डिग्री है, चलिए इसे मैं x मान रही हूं तो ये भी x हो जाएगा, x प्लस x इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये 2x बराबर 100 माइनस हो जाएगा 180 में से 100, तो माइनस कर देते हैं, ये हमारा हो जाएगा फिर 80 डिग्री। x की वैल्यू आ जाएगी 80 डिवाइडेड बाई 2, 40 डिग्री। जी हाँ, ये जो एंगल OBA है ये आ चुका है हमारा 40 डिग्री। अगर ये 40 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, और हमसे पूछा जा रहा है एंगल ABP, तो एंगल ABP आ जाएगा इन दोनों को माइनस करने पर। ठीक है, एंगल ये वाला पूछ रहा है हमसे ABP, क्योंकि ये दोनों मिलकर ये कंप्लीट 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं, तो 90 में से माइनस कर दीजिए 40 डिग्री, और हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का 50 डिग्री, ऑप्शन नंबर A। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। द रेडियस ऑफ अ स्फीयर हुज वॉल्यूम इज दिस इज, हमसे पूछा जा रहा है उस स्फीयर की रेडियस बता दीजिए जिसकी वॉल्यूम हमें दी हुई है।
देखिए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्वेश्चन में दी हुई है 12 पाई, ठीक है। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है स्फीयर की 4/3 पाई आर क्यूब बराबर 12 पाई। अब यहाँ पर आप पाई की वैल्यू पुट मत कीजिएगा क्योंकि रेडियस निकालने और यहाँ भी पाई है यहाँ भी पाई है, ये जरूर एक दूसरे को डिवाइड करेंगे। तो पहले जो भी यहाँ है उधर जाके रेसिप्रोकल, जो नीचे है वो ऊपर, जो ऊपर है वो आ चुका है नीचे। तो पाई से पाई हो जाता है यहाँ पर हमारा डिवाइड, 4 1 जा 4 3 जा, तो आर क्यूब की वैल्यू आ चुकी है 3 3 जा 9, ठीक है। अच्छा और कुछ तो नहीं डिवाइड हो रहा ना, सॉरी 3 भी था यहाँ पर हमारा, ओके ये 3 ऊपर आ गया, 4 पाई नीचे आ गया, हाँ जी ठीक है। तो आर क्यूब की वैल्यू है, मैंने कुछ मिस तो नहीं किया ना, हाँ ठीक है सही है, आर क्यूब की वैल्यू है 9। तो यहां से हमें आर की वैल्यू निकालनी है। देखिए ये क्यूब जो है ये सामने जाकर बन जाएगा 1/3, ठीक है, लेकिन हमें तो ऐसा कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रहा। तो 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर और पावर है 1/3। और ये हमें पता है, ये इस तरह से लो हमने चैप्टर 1 में पढ़ा है, लो ऑफ एक्सपोनेंट, कि अगर इस तरह से पावर m और एक और पावर है तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो इसलिए आंसर होगा 3 और ये दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, सो 3 टू द पावर 2/3, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स दिस एंड दिस इज, इन दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस पूछा जा रहा है, तो हम यहाँ पर यूज करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। इस तरह से देखिए दो पॉइंट्स है, ए m कोमा -n और b है हमारा -m, n। डिस्टेंस फॉर्मूला कहता है कि डिस्टेंस इक्वल होगा √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। आइए वैल्यूज पुट कर लेते हैं, इन्हें मैं x1 y1 मान रही हूं और ये दूसरे कोऑर्डिनेट्स को x2 y2। सो -m द होल स्क्वायर प्लस, हाँ जी y2 है n माइनस, यहां ध्यान दीजिएगा -n है तो -n इस तरह से होल स्क्वायर। तो माइनस माइनस प्लस -2m का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा n प्लस n का होल स्क्वायर, दैट इज 2n का होल स्क्वायर। जब हम सॉल्व करेंगे 4m स्क्वायर प्लस 4n स्क्वायर, हम देख पा रहे हैं 4 कॉमन आ रहा है, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, और यहाँ पर 4 स्क्वायर रूट में है और मल्टीप्लीकेशन में है तो रूट से बाहर आकर 2 बन जाएगा और फाइनली अंदर बचेगा रूट में m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, और ऐसा एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10, इन फिगर from an external point P, two tangents PQ and PR are drawn to a circle of radius 4 cm with center O। देखिए इस एक्सटर्नल पॉइंट P से दो टेंजेंट्स यहाँ नजर आ रही है, ड्रॉ की गई है, कि PQ और दूसरी PR। सर्कल का सेंटर O है और रेडियस हमें दी हुई है 4 सेंटीमीटर। हमें बोला जा रहा है कि ये जो एंगल QPR है, जी हाँ ये एंगल 90 डिग्री है, तो हमें PQ की लेंथ बतानी है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, PQ की लेंथ पूछी जा रही है। देखिए ध्यान से सुनिए, सबसे पहली जो थ्योरम यहाँ पर यूज होगी वो यही होगी कि हमारी जो रेडियस है वो परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट के एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यानी एंगल OQP जो है वो 90 डिग्री है। अब यहाँ पर एक और बात सुनिए, अगर मैं इसे ज्वाइन कर दूं, ठीक है, ये भी 90 है, ये भी रेडियस है OR भी, तो एक थ्योरम आपने पढ़ी होगी एनसीईआरटी में कि ये जो OP लाइन है जो सेंटर को इस एक्सटर्नल पॉइंट से जोड़ रही है जहां से दोनों टेंजेंट निकल रही हैं, तो ये जो OP लाइन है वो इस एंगल को भी बाइसेक्ट करेगी और इस एंगल को भी बाइसेक्ट करेगी। इसका मतलब कि आप ये जो ट्राइंगल देख पा रहे हैं, विच वन, ये मैंने बना दिया OQP, और इस तरह से चलिए पूरा क्वाड्रिलेटर हम बना देते हैं कि अगर ये पूरा एंगल 90 है तो ये एंगल भी 45 होगा और ये एंगल भी 45 होगा, ठीक है। ये तो हमें क्वेश्चन में 90 दिया ही हुआ है। अब ये रेडियस है 4 सेंटीमीटर,
अब मुझे बताइए, अगर मैं इस क्वाड्रिलेटर को ध्यान से देखूं, ओ क्यू पी आर, ये क्या है? हमारा एक क्वाड्रिलेटर है, ठीक है जी। ये जो है ओ क्यू पी आर हमारा एक क्वाड्रिलेटर है। तो इस क्वाड्रिलेटर को अगर हम ध्यान से देखते हैं, ये 90, ये 90, ये भी कंप्लीट 90, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से ये एंगल भी 90 डिग्री होगा, ये कंप्लीट एंगल, ठीक है। तो यहां पर मैं आपको करके बता देती हूं। देखिए, इन क्वाड्रिलेटर ओ क्यू पी आर हम देख पा रहे हैं एंगल Q प्लस एंगल O प्लस एंगल P प्लस एंगल R जो है वो 360 डिग्री है, ठीक है। अब ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल ही मैं यहाँ पर फाइंड करने के लिए आपसे बोल रही हूँ। एंगल P ये कंप्लीट हमें 90 डिग्री दिया हुआ है, और ये एंगल क्योंकि रेडियस जो है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है 90 इक्वल टू 360, तो यहां से ये जो कंप्लीट एंगल O है ये बराबर होगा 360 माइनस 270 डिग्री। इन तीनों का सम माइनस कर दीजिए। सो एंगल O हमारा आ जाएगा, O मतलब QOR, तो 90 डिग्री। अगर ये कंप्लीट एंगल 90 है तो मैंने अभी आपको बताया कि ये जो लाइन OP है ये बाइसेक्ट करेगी इस एंगल को भी। इट मींस ये भी 45 डिग्री और ये भी 45 डिग्री। अब ट्राइंगल ये जो हम देख पा रहे हैं OQP 5 डिग्री है और ये एंगल भी 45 डिग्री है। अगर दोनों एंगल्स इक्वल है तो अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी। तो यहां पर जो आंसर है वो बी ऑप्शन होगा। इट मींस ये जो QP पूछी जा रही है ये हमारी 4 सेंटीमीटर ही होगी। थ्योरम लग रही है साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। आई होप आपको समझ में आया। देखिए, अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है देन प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल, ताकि मैं इसी तरह से आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस ला पाऊं। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन 11 में बोला जा रहा है फिल इन द ब्लैंक। देखिए, आप सोच रहे होंगे फिलअप तो आते ही नहीं है अब, लेकिन मैं आपको बता दूं हर जो 1 मार्क का क्वेश्चन है उसे हम MCQ टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं बहुत ही आराम से। यहाँ पर हम इन्हें सॉल्व कर रहे हैं ताकि आपका क्वेश्चन बैंक, आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की आपकी प्रैक्टिस हो सके। और अगर हम CBSE के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे फिर तो और भी ज्यादा बढ़िया है। तो यहाँ पर क्या है, अगर इसने ये क्वेश्चन दिया है तो 4 ऑप्शन ही तो देने हैं। अब ऑप्शन मान लीजिए मैंने आपको दे दिया जी, 1 है, 0 है, -1 है, 2/3 है, तो इसमें क्या है ना। तो हमारा यहाँ पर मेन मोटिव है क्वेश्चंस, वो भी प्रीवियस ईयर जो CBSE दे चुकी है उनकी प्रैक्टिस करना, ताकि आपकी जो सारे कॉन्सेप्ट है वो स्ट्रेंथन हो सके, सारे चैप्टर्स का रिवीजन हो सके। अब क्वेश्चन 11 में पूछा जा रहा है कोई इवेंट है जो श्योर श्योर यानी होना ही होना है, ना तो उसे आप रोक सकते हैं ना ही उसे मैं रोक सकती हूँ। तो ऐसे इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो जी इसका आंसर है बी 1। ऐसे इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है 1 जो श्योर इवेंट है। चलिए इसी के साथ मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछती हूँ कि इम्पॉसिबल इवेंट जो पॉसिबल ही नहीं है, ऐसे इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो तब आंसर बी हो जाता 0। जो इवेंट होना ही नहीं, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, सिंपलेस्ट फॉर्म पूछी जा रही है। तो देखिए, आइए करते हैं इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म फाइंड आउट करते हैं। 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। देखिए, न्यूमरेटर का चेहरा देखते ही आपको आइडेंटिटी याद आएगी। 1 प्लस tan स्क्वायर ए सीधा सीधा आइडेंटिटी होती है सेक स्क्वायर ए। इसी तरह से जब हम डिनोमिनेटर को देख रहे हैं तो ये भी सीधी सीधी आइडेंटिटी होती है कोसेक स्क्वायर ए। अब सेक स्क्वायर ए जो है इसे हम कैसे लिख, देखिए या तो ऑप्शन में ये दिया होगा, वरना मैं आपको बताती हूँ ऑप्शन क्या दिया जाता है। सेक स्क्वायर ए, देखिए इसे हम 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं क्योंकि सेक के कॉसे का रेसिप्रोकल होता है। इसी तरह से कोसेक स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। सिंप्लीफाई कैसे होगा? डिनोमिनेटर जो है ये ऊपर जाकर रेसिप्रोकल हो जाएगा, सो साइन स्क्वायर ए अपॉन 1। तो ये हो गया साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। अब आप स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर, और साइन ए अपॉन कॉस ए हमारा होता है tan ए।
तो 10a का स्क्वायर 10 स्क्वायर ए, और ऑप्शन में श्योर है यही दिया जाएगा। ध्यान रखिए 1 प्लस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 10 स्क्वायर ए ही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। AOBC is a rectangle whose three vertices are this and this. The length of its diagonal is, देखिए बोला जा रहा है AOBC। देखिए जिस सीक्वेंस में नाम लिया है आपको उसी सीक्वेंस में यहाँ पर एक फटाफट से फिगर बना लेनी है। अब कोऑर्डिनेट्स लिखिए 0, -3, 0, 0, 4, 0, ये हमें नहीं पता। हमसे पूछ रहा है बताइए इस रेक्टेंगल का डायगोनल कितना लंबा होगा। देखिए रेक्टेंगल में दोनों डायगोनल इक्वल होते हैं, चाहे आप AB की हेल्प से लेंथ फाइंड आउट कीजिए या CO की हेल्प से लेंथ फाइंड आउट कीजिए, दोनों इक्वल होंगी। लेकिन क्योंकि यहाँ पर हमें C के कोऑर्डिनेट्स नहीं पता तो हम AB निकाल लेंगे, और क्योंकि रेक्टेंगल में दोनों डायगोनल इक्वल होते हैं तो आंसर यही ऑप्शन दिया जाएगा। तो AB निकालने के लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। जी हाँ, डिस्टेंस फॉर्मूला। इसे मैं मान रही हूं x1 y1 b के कोऑर्डिनेट्स को, और इसे मान लेते हैं x2 y2। तो डिस्टेंस फॉर्मूला कहता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं, x2 0 -4 का होल स्क्वायर प्लस y2 हम देख पा रहे हैं -3 -0 का होल स्क्वायर। 0 माइनस प्लस कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 4 का सीधा स्क्वायर 16, इसी तरह से -3 का सीधा स्क्वायर 9, 16 और 9 25, और 25 स्क्वायर रूट है 5 का। तो आंसर है 5 यूनिट, जरूर ऑप्शन में ये दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। इन द फॉर्मूला मीन इज इक्वल टू A प्लस समीशन fi ui अपॉन समीशन fi इंटू h। ui क्या है? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फॉर्मूले से क्वेश्चन बना लिया कि अगर हम मीन का ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर ये ui किसे रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए मीन का ये जो फॉर्मूला है ये हम यूज करते हैं स्टेप डेविएशन मेथड में। आपको याद होगा मीन फाइंड आउट करने के हमने ये जो चैप्टर है स्टैटिस्टिक, इसमें 3 मेथड समझे थे। तो स्टेप डेविएशन मेथड का ही फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है। और ये जो हमारा, मैं आपको रिकॉल करा दूं, देखिए सबसे पहले xi में से एक मिडल टर्म हम a एज्यूम कर लेते हैं मीन, देन हम निकालते हैं xi के बाद di हमारा होता है xi माइनस a। और अगर ये सब इन सब में कोई कॉमन फैक्टर बैठा होता है तब हम ui निकालते हैं, और ui होता है di अपॉन h, या कह लीजिए xi माइनस a अपॉन h। जी हाँ, ये जो कॉमन फैक्टर इन सब का होता है उससे भी डिवाइड करके और सिंप्लीफाइड वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर है वो xi माइनस a अपॉन h होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। ऑल द कंसेंट्रिक सर्कल्स आर, सभी कंसेंट्रिक सर्कल्स आपस में क्या होते हैं? ऑप्शन किसी भी तरह से बनाए जा सकते हैं, जैसे ए बोल देगा कि कॉन्ग्रेंट होते हैं, ठीक है जी, कॉन्ग्रेंट होते हैं। बी ऑप्शन में बोल देगा सिमिलर होते हैं। सी ऑप्शन में बोलेगा बोथ ए एंड बी, दोनों ही होते हैं। या डी ऑप्शन में आपसे बोल दिया जाएगा नन ऑफ द अबव, कि इनमें से कोई आंसर नहीं है। अब बताइए, स्टॉप कीजिए वीडियो को और ट्राई करके आंसर बताइए। ठीक है, चलिए आपने ट्राई कर लिया होगा। तो यहाँ जो आंसर है ना वो होगा सिमिलर। ध्यान से सुनिए, कंसेंट्रिक मतलब होता है विद सेम सेंटर। यानी इस तरह से मान लीजिए पहले मैंने 1 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल बनाया, उसके बाद मान लीजिए 3 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर की रेडियस ली, फिर 4, इस तरह से कंसेंट्रिक सर्कल्स बना रही हूं। तो ये कॉन्ग्रेंट तो नहीं होंगे। कॉन्ग्रेंट वो सर्कल होते हैं जिनकी सेम रेडियस होती है, सेम रेडियस। कि अगर मैं 1 सेंटीमीटर का सर्कल बना रही हूँ तो ये सभी 1 के बनाए जा रही हूँ, और मैं आपसे पूछ रही हूँ ये क्या होंगे, तो ये कॉन्ग्रेंट होंगे। हालांकि ये सिमिलर भी है, लेकिन हमें पता है हर वो फिगर जो कॉन्ग्रेंट होती है वो सिमिलर भी होती है।
जब कंसेंट्रिक सर्कल पूछा जाए तो वो कॉन्ग्रेंट नहीं, वो केवल सिमिलर होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी इक्विलेटरल ट्राइंगल्स भी आपस में सिमिलर होते हैं, सभी स्क्वायर्स भी आपस में सिमिलर होते हैं। हाँ जी, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स। पहले 100 नेचुरल नंबर्स का सम बताना है। आप देखिए, पहले आपने लिखा 1 2 3 एंड सो ऑन। अब बताइए लास्ट क्या होगा? 100 होगा। अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें, इन सब में 1 1 का डिफरेंस चल रहा है। 1 1 का डिफरेंस यानी कॉमन डिफरेंस सेम है, इसका मतलब ये एक एपी है। और अगर ये एपी है तो हमें फॉर्मूला यूज करना है एसएन, जो होता है n/2। हमने दो फॉर्मूले पढ़े थे, यहां मैं यूज करूंगी a प्लस लास्ट टर्म वाला, क्योंकि यहां पर मेरे पास लास्ट टर्म है तो हम ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे। हमें निकालना है S100, टोटल 100 टर्म्स हैं, तो 100/2। फर्स्ट टर्म 1 है, लास्ट टर्म हमारी 100 ही है, तो आंसर होगा, डिवाइड कर दीजिए, 50 इंटू 101, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5050 इज द आंसर, 5050। इन सबको प्लस करके आएगा। क्वेश्चन नंबर 17, इन फिगर 4 द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम point C on the ground which is 30 meter away from the foot of tower is 30 degree। इस तरह से एक पॉइंट C है, ये रहा हमारा AB टावर, और इस टावर से ये जो पॉइंट है वो 30 मीटर दूर है। हमें हाइट ऑफ टावर पूछी जा रही है, तो हम देख पा रहे हैं स्टैंडर्ड एंगल है, और इसके लिए सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है, इसके साथ में जो जुड़ी हुई साइड है वो बेस है। परपेंडिकुलर निकालनी है, बेस पता है, इन दोनों में रिलेशन बनाता है 10। 10C हमारा होगा परपेंडिकुलर AB अपॉन बेस BC। अब वैल्यूज पुट करते हैं, C 30 डिग्री है एंगल, AB हमें फाइंड आउट करनी है, BC क्वेश्चन में 30 दी हुई है। 10 30 1/√3 होता है, इक्वल टू x/30। यहां से x आ जाएगा, आप मल्टीप्लीकेशन कीजिए, 30/√3। अगर ऑप्शन में ये दिया है ठीक है, वरना रेशनलाइज फॉर्म दी होगी, हमें रेशनलाइज भी करना होता है, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई। तो ये हमारा बनेगा 30√3, और नीचे √3 इंटू √3 हो जाएगा 3, 3 1 जा 3 10 जा, तो आंसर है 10√3 मीटर। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर्स का एलसीएम हमें दिया है 182, हमें एचसीएफ भी दे दिया 13, हमें एक नंबर भी दे दिया 26, और दूसरा नंबर पूछा जा रहा है। ऐसे क्वेश्चन में सीधा सीधा इन चारों में एक रिलेशन होता है, किन्हीं दो नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम का जो प्रोडक्ट है वो बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के। एलसीएम 182 है, एचसीएफ 13 है, नंबर एक 26 है, दूसरा फाइंड आउट करना है। सो b इक्वल टू 26 आप लेफ्ट हैंड साइड भेज दीजिए, तो डिवाइड में आएगा, 13 1 जा, ठीक है जी, 13 2 जा, और 2 से हम करेंगे तो 91, दो आंसर होगा ऑप्शन हमारा जो भी 91 दिया जाएगा, 91 है आंसर यहां पर। क्वेश्चन नंबर 19, form a quadratic polynomial, the sum and product of whose zeros are this and this। देखिए, हमें sum of zeros दे दिया -3, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे दिया 2, और हमें फॉर्म बनाना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके सम ऑफ और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यहाँ दिए हुए हैं। तो देखिए, इसका फॉर्मूला होता है x² माइनस जो भी सम ऑफ जीरोस है इंटू x, और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इसे याद कर लीजिए, यहां पर हमें वैल्यूज को पुट करना है, x² माइनस, अब सम ऑफ जीरोस जो है क्वेश्चन में वो -3 है, ठीक है, इंटू x, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो है इस क्वेश्चन में वो 2 है। अब इसे और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिंप्लीफाई हो रहा है, x² माइनस माइनस हमारा +3x, और लास्ट में प्लस साथ में आ जाएगा हमारा 2। तो ये हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल
ठीक है, आगे बढ़ते हैं आज के इस